हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो क्लास 12th फिजिक्स के आज के इस लेक्चर में हम जो है डिस्कशन करेंगे कूलॉम्स लॉ। ठीक है, तो गाइस देखिए, कूलॉम्स लॉ को समझने के लिए हम सबसे पहले एक छोटा सा टॉपिक है उसको हम कवर कर लेते हैं। और वो टॉपिक क्या है कि कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक, तो वैद्युत आवेशों का जो संरक्षण होता है, जैसे हम लोगों ने एक लॉ पढ़ा था ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो उस लॉ में हम लोगों ने क्या देखा था कि ऊर्जा को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही उसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, मतलब तोड़ सकते हैं, बट हम क्या कर सकते हैं, एक रूप से उसको दूसरे रूप में हम कन्वर्ट ज़रूर कर सकते हैं। ये चीज़ हमने देखा है और इसका कई सारे डेली लाइफ में एग्जांपल्स भी हमारे पास अवेलेबल है। सिमिलर जो थिंग है वो हमारे चार्जेस के साथ भी अप्लाई होता है। और मैंने आप लोगों को बताया था कि चार्जेस क्या होता है, चार्ज क्या होता है, आवेश क्या होता है, वो मैंने प्रीवियस के वीडियो लेक्चर में आप लोगों को डिस्कस करके बताया था। उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि विद्युत चार्ज क्या होता है, विद्युत आवेश क्या होता है, कैसे आवेश जो है उत्पन्न होता है, वो सारा चीज़ें भी आप लोगों को मैंने बताया था, उसका पूरा हिस्ट्री आप लोगों को समझाया था। तो इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को हम कैसे बता सकते हैं। ठीक, तो देखिए मैं आप लोगों को एक थोड़ा सा थ्योरी बता देता हूँ। थ्योरी क्या है कि प्रीवियस लेक्चर में हमने ये देखा था जो चार्ज है कैसे उत्पन्न होता है। हमने देखा था कि जब दो वस्तुओं को हम आपस में रगड़ते हैं तो उस कंडीशन में जो है क्या उत्पन्न होता है, आवेश उत्पन्न होता है या फिर चार्ज उत्पन्न होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने एक्सपेरिमेंटल भी इस चीज़ को जो है ऑब्जर्व किया था कि जैसे एक कांच का एक छड़ है, उसको मैं अगर रेशम से रगड़ता हूँ तो उस कंडीशन में ये जो कांच का जो छड़ है वो इलेक्ट्रीफाइड हो जाता है ना, विद्युतमय हो जाता है। अब इस कंडीशन में ये चीज़ देखा गया है कि जब कभी भी जो ये कांच का जो ये टुकड़ा है इसको जो है अगर हम रेशम से रगड़े तो उस कंडीशन में जो है ये तो इलेक्ट्रीफाइड हो जाता है। बट प्रैक्टिकली ये चीज़ देखा गया कि जितना चार्ज इसमें उत्पन्न होता है उतना ही चार्ज जो है इसमें उत्पन्न होता है। अब एक बात यह है कि जब हम लोगों ने इसको रगड़ा नहीं था, जिस कंडीशन में हम इनको नहीं रगड़ा था उस कंडीशन में भी इनमें जो आवेश था, उत्पन्न आवेश था, वो शून्य ही था। आया समझ में? लेकिन जब हम रगड़ रहे हैं, जब इसको रगड़ रहे हैं तो उस कंडीशन में ये चार्ज हो जा रहा है, ये भी चार्ज हो जा रहा है, ये देखा गया है। लेकिन उसके बावजूद भी इन पर जो उत्पन्न आवेश है वो हमारा शून्य रहता है। कैसे शून्य रहता है? सपोज दैट कि ये कांच है और ये रेशम है, तो इनको हम रगड़ रहे हैं तो कांच में जितनी मात्रा में जो है आपके धनावेश उत्पन्न हो रहे हैं उतनी ही मात्रा में ऋणावेश आपके इस रेशम के धागे या फिर जो भी है इसमें उत्पन्न हो रहा है। तो अब ये भी देखा गया कि जितना आवेश जिस क्वांटिटी में इसमें उत्पन्न हो रहा है, ठीक, उसमें उसी क्वांटिटी में इसमें भी उत्पन्न हो रहा है। तो नेगेटिव पॉजिटिव, अगर इसमें पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न हो रहा है तो इसमें नेगेटिव चार्ज उत्पन्न होगा और नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल करके क्या हो जाएगा, आवेश जो है शून्य रहेगा। ठीक, उसके बाद सिमिलरली एक हमने आबनूस का एग्जांपल लिया था, तो आबनूस के साथ भी ऐसा ही हो सकता है कि जब हम आबनूस के छड़ को जो है बिल्ली की खाल से रगड़ दे तो भी जो है ये आबनूस की जो छड़ होता है वो हमारा इलेक्ट्रीफाइड हो जाता है। बट वहाँ पर भी कंडीशन क्या है कि आबनूस की जो छड़ है वो नेगेटिव चार्ज जो है गेन कर लेता है, लेकिन जो बिल्ली की खाल है वो जो है उतनी ही मात्रा में पॉजिटिव चार्ज वो गेन कर लेगा। तो स्टार्टिंग में देखा जाता है कि जब भी हमने आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ने से पहले की बात कर रहा हूँ, तो उस कंडीशन में जो है चार्ज जो है दोनों का क्या था, शून्य था। लेकिन जब हमने रगड़ा उसको उस टाइम भी जो है चार्ज हमारा अलग अलग हो गया है, तब भी जो है वो हमारा चार्ज जो है क्या है, शून्य है। तो ये एक छोटा सा थ्योरेटिकल लैंग्वेज था और इस थ्योरेटिकल लैंग्वेज के अकॉर्डिंग ही हम जो है बता सकते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है, आवेश, विद्युत आवेश का संरक्षण। तो हमने एक्सपेरिमेंट के थ्रू क्या देखा है, जो थ्योरेटिकल एक्सपेरिमेंट मैंने आप लोगों को बताया उसमें हमने क्या देखा कि जितना चार्ज स्टार्टिंग में था उतना चार्ज बाद में था, है ना। तो हम यहां पर एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है
और ना ही नष्ट किया जा सकता है। तो ये छोटा सा एक स्टेटमेंट था जो कि हम दे सकते हैं। आवेश को ना हम उत्पन्न कर सकते हैं ना ही हम नष्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये कैसा क्वेश्चन आ गया कि जब हम घिस रहे तब तो आवेशित हो रहा है। देखिए वो इलेक्ट्रीफाइड हो रहा है, आवेश तो उसमें ऑलरेडी अवेलेबल है। कोई एक वस्तु हम ले लेते हैं, ये सपोज दैट कि हमारे पास एक मार्कर है, इस मार्कर में भी चार्ज अवेलेबल है। आया समझ में? इस मार्कर में भी जो है चार्ज है, आवेश है। तो स्टार्टिंग से तो हमने क्या उत्पन्न तो नहीं किया है, और ना ही हम जो है जब इसको घिस रहे हैं तो इसमें से कोई चार्ज नष्ट हो रहा है। बट हाँ ये है कि जब हम रगड़ रहे हैं, जब कांच के छड़ को हम रेशम से रगड़ रहे हैं तो चार्ज जो है सेपरेट हो जाता है। चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव तो इसमें भी है, लेकिन उस वस्तु के नेचर के अकॉर्डिंग चार्ज जो है सेपरेट हो जाता है। सेपरेट कैसे हो सकता है कि पॉजिटिव चार्ज जो है आपके कांच के छड़ में आ जाए, नेगेटिव चार्ज जो है आपके रेशम में रह जाए, तो मतलब सेपरेट हो जाता है। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये नहीं है कि वे चार्ज हम नष्ट कर रहे हैं या फिर उत्पन्न कर रहे हैं। आप लोगों के मन में ये डाउट भी हो सकता है कि जब हम घिस रहे हैं तो वो तो आवेश उत्पन्न हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए आवेश उत्पन्न नहीं कर रहा, आवेश उसमें ऑलरेडी है। इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। आवेश उसमें ऑलरेडी है, लेकिन आवेश का सेपरेशन जब हो जाता है उसी कंडीशन में हम सारा चीजें देखते हैं, ये एक्सपेरिमेंट, ठीक। तो हम इतना स्टेटमेंट दे देंगे तब भी हम इस चीज को समझ सकते हैं। अब चलिए हम जो है डिस्कस करते हैं कि कूलॉम्स लॉ, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कूलॉम्स लॉ क्या होता है। तो चलिए देखते हैं कूलॉम्स लॉ। अब गाइस जब बात आ गई है कि कूलॉम्स लॉ, तो हम ऐसे ही इसको थोड़ी छोड़ेंगे कि स्टेटमेंट बता दिया और जो है बस उसको रट्टा मार लिया। रटना नहीं है कि कूलॉम्स लॉ क्या होता है, वो मैं आप लोगों को यहाँ पर 1 बाय 1 एक एक चीज़ें इसमें आप लोगों के साथ करूँगा डिस्कशन, ठीक है। तो बने रहना वीडियो के एंड तक। और गाइज अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर इसको कर लेना और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके इसको ऑल ज़रूर कर देना, ताकि डेली जो मैं वीडियो इसमें डालता हूँ वो आप लोगों के पास पहले पहुँच सके, ठीक है। और अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर देना। कूलॉम का नियम, कूलॉम्स लॉ। तो कूलॉम्स लॉ, देखिए कूलॉम जो है ना ये एक साइंटिस्ट है, ये एक फ्रांसीसी साइंटिस्ट था, ठीक है। तो फ्रांसीसी साइंटिस्ट ने ये चीज़ देखा था कि जैसे मैं आप लोगों को बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ, जैसे हम लोगों ने कल के वीडियो लेक्चर में ये देखा था कि जब कभी भी कोई भी अपोजिट चार्ज होता है, इन द सेंस अपोजिट चार्ज इन द सेंस कि एक हमारे पास नेगेटिव चार्ज है और एक हमारे पास जो है पॉजिटिव चार्ज है। सपोज दैट कि ये माइनस का Q और ये है आपके पास प्लस का Q। तो हमने क्या देखा था कि जब कभी भी एक नेगेटिव चार्ज होता है और एक पॉजिटिव चार्ज होता है, वो एक दूसरे को क्या करता है, अट्रैक्ट कर देता है। तो यहां पर क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। मतलब अट्रैक्ट करने का मतलब है आकर्षण, ठीक, आकर्षित करेगा, आकर्षित, ठीक। अब ऐसा ही सिमिलरली जब मैं एक पॉजिटिव, मान लीजिए कि एक प्लस Q चार्ज है और एक हमारे पास दूसरा भी जो चार्ज है वो भी प्लस Q चार्ज है, तो दोनों ही एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा। क्या करेगा, रिपेल करेगा, मतलब प्रतिकर्षित करेगा, ठीक है, प्रतिकर्षित करेगा। सिमिलरली अगर मैं नेगेटिव और नेगेटिव चार्ज, मान लीजिए एक माइनस Q चार्ज है और एक दूसरा भी माइनस Q चार्ज है, तो ये भी हमारा जो है क्या करेगा, रिपेल करने लगेगा। रिपेल मतलब प्रतिकर्षित। बट कॉन्सेप्ट यहां पर खत्म नहीं होता है, कॉन्सेप्ट यहां से स्टार्ट होता है। अब यहां पर जो है जब चार्ज को हम पास लाने की कोशिश कर रहे हैं, मान लीजिए कि दो जो है अपोजिट चार्ज है, मतलब इक्वल एंड अपोजिट चार्ज बोलेंगे यहां पर, ठीक है। इक्वल एंड अपोजिट चार्ज को हम जो है क्या कर रहे हैं, पास लेकर के आने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि वो अपोजिट है तो अट्रैक्ट कर लेगा, है ना। अब यहां पर बात आती है कि अट्रैक्ट कर रहा है तो इनके बीच में जो है क्या कर रहा है, एक फोर्स लग रहा है, एक इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है। अब जो कूलॉम भाई साहब है उन्होंने क्या किया था, उन्होंने ये बताया कि इनके बीच में जो फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है वो फोर्स कितना है, मतलब अट्रैक्ट तो कर ही रहा है, ये चीज तो हमें पता है कि अट्रैक्ट कर रहा है। तो कूलॉम भाई साहब ने ये बताया था कि भाई कितने फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है। अगर दोनों ही नेगेटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, मतलब दोनों ही इक्वल और अपोजिट चार्ज है तो अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो कितने फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये चीज जो है कूलॉम ने बताया था, समझ में आया। उसके बाद अगर दो इक्वल चार्ज है,
ठीक है। दोनों का जो नेचर है वो इक्वल है और उनका जो वैल्यू है वो भी इक्वल है, सब कुछ उसमें इक्वल है। तो ये जो दोनों चार्ज होंगे, जैसे पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज है, तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। तो ये रिपेल तो कर रहे हैं, तो रिपेल करने के लिए एक वैद्युत इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है ना, एक वैद्युत बल लग रहा है इनके बीच में। तो वो कितने बल से जो है दूर भगा रहा है, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं। सिमिलरली इसके साथ भी वही है कि दोनों ही नेगेटिव चार्ज है तो दूर भागेंगे, तो वो कितने फोर्स से दूर भागेंगे। तो ये जो कितने फोर्स आ रहा है ना, कूलाम का नियम यही कहता है, कूलाम्स का लॉ जो है, कूलाम्स लॉ क्या बताता है, कितना फोर्स, कितना बल से आकर्षित या अथवा प्रतिकर्षित होता है, प्रतिकर्षित होता है। कूलाम का नियम क्या बताता है कि कितने बल से कोई भी बराबर और विपरीत जो आवेश है, बराबर विपरीत आवेश लेंगे तो यहां से क्लियर हो जाएगा। मैंने इसलिए शॉर्ट में आप लोगों को समझाने के लिए बताया था कि एक्चुअल में जो कूलाम का नियम है वो कहां पर और किस लिए अप्लाई होता है। तो वो यहां पर अप्लाई हो रहा है, कितने बल से आकर्षित या फिर प्रतिकर्षित होता है क्या, कोई भी दो चार्ज, ठीक, कोई भी दो आवेश जितने बल से जो है, अगर हम बल काउंट करने के लिए कैपेबल है तो वो हमारा कूलाम ने ही बताया है। आज अगर हम जो है कोई भी दो चार्ज के बीच में कितने बल से जो है वो अट्रैक्ट हो रहे हैं या फिर रिपेल हो रहे हैं, अगर ये चीज़ हम आज काउंट कर पा रहे हैं तो वो कूलाम ने ही बताया था, ठीक है। तो कूलाम का जो अब नियम है, जो एग्जाम में, अब ऐसे तो आप लिख नहीं सकते हैं क्योंकि एग्जाम में आप लोगों के लिए आप लोगों को जो है एक प्रॉपर लैंग्वेज आप लोगों को लिखनी पड़ेगी, ताकि वहाँ पर जो एग्जामिनर है वो भी समझे। और एक्चुअल में क्या है ना कि बहुत ही टिपिकल बुक वाला लैंग्वेज छापने की ज़रूरत नहीं है, आपको समझना है और उसी से मिलता जुलता हुआ अपने माइंड से जैसा भी आ रहा है उसको लिख करके आना है, ठीक है। ये नहीं कि आप अपने मन से कुछ भी और लिख करके आ रहे हैं, बुक से बाहर का नहीं लिखना है। जो लैंग्वेज है फिजिक्स का, उस लैंग्वेज से बाहर नहीं जाना है, समझ में, उस लैंग्वेज के दायरे में रह करके आप लोगों को जो है आंसर लिख करके आना है। तो चलिए मैं आप लोगों को इजी वे में एक छोटा सा डेफिनेशन है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, समझ में आ जाएगा। कूलाम का नियम, किन्हीं दो, अभी बताया ना, दो आवेश, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला, क्या बताया गया, किन्हीं दो बार हो गया है तो एक बार हम मिटा देते हैं, ठीक। तो किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेश, अब यहां पर स्थिर कैसे आया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं, ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। मैंने पहले वीडियो में ये चीज बताया था कि यहां पर जो भी चार्जेस होंगे वो सारे स्टेबल होंगे, स्थिर होंगे। तो यहां पर किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल, अब बल कैसा, अभी बताया था मैंने कि बल कैसा होना चाहिए, या तो वो आकर्षण का होगा या तो वो प्रतिकर्षण का होगा। तो यहां पर लिख लेते, लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, ठीक है। जो भी आकर्षण या फिर प्रतिकर्षण बल है, सपोज दैट कि उसको हम F मान लेते हैं, तो ये जो बल लगेगा वो बल कैसा होगा, उनके दोनों आवेशों, एक आवेश नहीं, दोनों आवेशों के, उनके दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती मतलब होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के देख भी रहे होंगे तो वो कंफ्यूज ना हो जाए, समानुपाती मतलब होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक। गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच, किनके बीच, भाई जो आवेश ले रहे हैं उनके आवेश, ठीक, उनके आवेशों के बीच की दूरी सपोज दैट कि हम उसको r से डिनोट कर देते,
उनके आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग मतलब जो हम उसको स्क्वायर कर देंगे, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। एक बार फिर से देख लेते हैं, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल F उनके दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब यहाँ पर इसको एक डायग्रामेटिक वे में समझते हैं कि जैसे हमारे पास मान लीजिए कि एक चार्ज हमारे पास यहाँ पर Q1 है, अभी प्लस माइनस का नहीं लेंगे कॉन्सेप्ट यहाँ पर, अभी बाद में समझाऊंगा। एक चार्ज हमारे पास Q1 है और दूसरा जो चार्ज है हमारे पास वो Q2 है। दो चार्ज होना जरूरी है, तो दो चार्ज हमने ले लिया है। अब हम जो है यहाँ पर इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो हम मान लेते हैं कि क्या है, r है। ठीक, वो डिस्टेंस हमारे पास क्या है, r है। तो अकॉर्डिंग टू आवर स्टेटमेंट, हमारे स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या है कि किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेश, ठीक, देखिए स्थिर बिंदु आवेश है, ठीक, ये Q1 और Q2, तो दो स्थिर बिंदु आवेश के बीच लगने वाला बल। अब इसके बीच में देखो यहाँ पर हमने ये मेंशन नहीं किया कि नेगेटिव है या पॉजिटिव है, कौन सा नेगेटिव है कौन सा पॉजिटिव है, हमें अभी उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मतलब कब होगा जब हम यहाँ पर मेंशन करेंगे कि नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, तो हम यहाँ पर सीधा ये समझ लेंगे कि इनके बीच में बल लग रहा है। कौन सा बल लग रहा है, या तो वो आकर्षण का हो सकता है या तो वो प्रतिकर्षण का हो सकता है। तो यहाँ पर डिफाइन किया है कि बल उनके दोनों आवेशों गुणनफल के समानुपाती होता है। तो कौन सा बल लग रहा है इनके बीच में, मान लेते हैं कि जो बल लग रहा है वो F हमारे लग रहा है। पहला वही तो कहा है कि पहला चीज इसमें क्या होना चाहिए कि जो बल होगा वो उनके बीच के आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होगा। तो भाई Q1 इंटू Q2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2। इसको आप चाहो तो इक्वेशन नंबर 1 लेट कर सकते हो। सिमिलरली सेकंड थिंग क्या बताया गया इसमें कि भाई जो भी फोर्स लगता है वो जो फोर्स होगा वो आपके इनके बीच की जो डिस्टेंस हमने लिया है इसका जो वर्ग होगा, इसका जो स्क्वायर होगा उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो व्युत्क्रमानुपाती को 1 के फॉर्म में लिखते हैं और स्क्वायर है ही, तो ये हमारा जो है 2 इक्वेशन मिल जाएगा यहाँ पर। क्लियर। अब हम क्या करेंगे सिंपली भाई, अब गुलाम ने ये बताया कि भाई दोनों ही इनको अलग अलग क्यों रखना है, अब इन दोनों को मिला दिया जाए। अगर हम इन दोनों को मिला देंगे तो एक रिलेशन हमें मिल जाएगा और हमें पढ़ने में भी आसानी होगा। भाई इसको अलग अलग रखने से अच्छा, बल तो एक ही है ना, बल एक ही है, बल तो एक ही लगेगा, चाहे वो दूरी के लिए ले या फिर इनके आवेशों के लिए ले। तो दोनों ही आप जो है इक्वेशन को गुलाम भाई साहब ने क्या कर दिया है, मिला दिया था। मिलाने के बाद क्या बन गया, देखो Q1 Q2 इंटू ये वाला क्या है 1/r² हो गया, मिल गया। अब देखो F इज इक्वल टू, समानुपाती का जब साइन हटाएंगे ना तो यहां पर हम एक K डैश कॉन्स्टेंट लेट कर लेंगे और Q1 Q2 अपॉन r² हो जाएगा। अब गाइज ये देखिए जो Q1 Q2 है ना, ये जो है हम इसका एक वैल्यू लेते हैं। देखिए मैं बता रहा हूं आप लोगों को, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 अपॉन r²। साइड में आप चाहो तो मेंशन भी कर दीजिए कि जो ये K डैश का जो वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K है ना। अब अगर गाइज मैं क्या कर दूं, ये जो K का जो वैल्यू है ना इसको मैं अगर 1 पुट कर दूं, देखिए K का जो वैल्यू है उसको मैं अगर 1 पुट कर दूं, क्योंकि इसका वैल्यू एक्चुअल में होता ही 1 है, मैं बताऊंगा क्यों 1 होता है। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r², ठीक, सिंस K इज इक्वल टू 1। वायु या फिर निर्वात में, वायु या निर्वात। अब यहां पर इस चीज को थोड़ा सा देखिए आप लोग कि जैसे ये F इज इक्वल टू होता है ना, यहां पर देखो मैं यहां पर डायरेक्टली लिख देता हूं, ये है हमारा डायरेक्टली कूलाम का लॉ। आप सीधा ये समझ लीजिए कि यही हमारा कूलाम का नियम है, ठीक। वेयर, या फिर ऐसे लिख सकते हैं जहां ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है इसका जो वैल्यू होता है 9.0 × 10⁻⁹
न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। ठीक, तो इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि 1/4πε0 का जो वैल्यू है वो आपको ज़रूरत पड़ेगी जब हम न्यूमेरिकल वैल्यू को जब निकालेंगे, वैल्यूज सॉल्व करेंगे, एफ का वैल्यू काउंट करेंगे, तो उस कंडीशन में जो है इस वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी। सो गाइस, होप कि आप लोगों को जो ये कूलाम का नियम है वो अच्छे से क्लियर हो गया है। वीडियो लेंदी हो जाएगा, आगे मैं इसमें अब और डिस्कशन नहीं करूँगा, इसमें बहुत सारी चीज़ें भी डिस्कशन करना बाकी है। इसका मात्रक, इसका बीमीय सूत्र, ठीक, और इसका बीमीय सूत्र सब, मतलब यहाँ पर हम बीमीय सूत्र देखेंगे, मात्रक देखेंगे, आगे वैल्यूज़ निकालना सीखेंगे 1 by 1। ठीक, इस वीडियो में मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि ये वीडियो लेंदी हो जाएगा, तो आप लोगों को भी दिक्कत होगी। थोड़ा थोड़ा करके हम पढ़ाई करेंगे और अच्छे से सीखेंगे। सो कैसा लगा आप लोगों को आज का वीडियो ज़रूर बताएं, और इसको अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको कर दे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।